नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को लक्षण क्या है, लक्ष्य क्या है, अलक्ष्य क्या है, ठीक है, अतिव्याप्ति दोष क्या है, अव्याप्ति दोष क्या है, यहाँ तक अपनी चर्चा समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो प्रश्न पूछ सकते हैं आप अभी। अतिव्याप्ति अव्याप्ति देखो पेज नंबर 15 सबसे नीचे देखो डार्क कलर से लिखा है, लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। लक्ष्य यानी जिसको पहचानना है, जिसका लक्षण बनाया जा रहा है, वो पदार्थ, वो वस्तु, वो है लक्ष्य। क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं, लिख लो क्या हो गया तो जो लक्ष्य के एक देश में पाया जाए उसे क्या कहे, कौन सा दोष हो गया? वो अव्याप्ति। अव्याप्ति माने कम, पूरे लक्ष्य में नहीं, पूरे एप्पल में कलर नहीं भरा, थोड़ा कम भरा उसने, ठीक है। तो लक्ष्य उसका एक देश माने उसके कुछ अंश में पाया जाए। जैसे हमने पशु का लक्षण बनाया था सींग। क्या बनाया पशु का लक्षण? सींग। तो सारे पशुओं में सींग पाया जाना चाहिए ना, लेकिन क्या सभी पशुओं में सींग पाया जाता है? नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब लक्ष्य के एक देश में पाया जा रहा है। कुछ पशुओं में तो होते हैं सींग, लेकिन कुछ पशुओं में सींग नहीं होते। इसलिए कौन से दोष से दूषित है ये वाला लक्षण? अव्याप्ति, है ना। अच्छा, अतिव्याप्ति क्या होगी कि कलर एप्पल के अंदर तो भर दिया लेकिन एप्पल के बाहर भी निकल गए, ठीक है। जैसे आप कहो जो लाल होता है वो सेब होता है, कौन से दोष से दूषित है लक्षण? क्योंकि सेब तो मान लो सारे लाल होते हैं, मान लो, लेकिन सेब के अलावा टमाटर भी लाल है। अगर सेब का लक्षण लाल बनाएंगे तो टमाटर भी सेब ठहरेगा, टमाटर को भी सेब मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा जो लाल होता है वो सेब होता है। धसका उठ रहा है बेटा, ये दोनों को इतना बंद कर दो। पीछे भी आपके धूल धुआं आ रहा है क्या? अभी बच्चा आना होगा तो शायद। जैसे सांवलापन गाय का लक्षण बनाएं तो सभी गायों में सांवलापन नहीं पाया जाता, इसलिए अव्याप्ति दोष। उसी प्रकार पशु का लक्षण सींग बनाएं तो सभी पशुओं के सींग नहीं पाए जाते, ये भी कौन सा दोष हो गया? अव्याप्ति दोष। अब अतिव्याप्ति की परिभाषा देखो पेज नंबर 16 पर। जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य, क्या मतलब हुआ? पेज नंबर 16 देखो, बुक बोल्ड लेटर में लिखा है ऊपर, जो लक्षण लक्ष्य में और अलक्ष्य में, जैसे लाल लक्षण बनाया तो वो सेब में भी पाया जा रहा है और सेब के अलावा टमाटर आदि में भी पाया जा रहा है। तो जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य में दोनों में रहे उसे अतिव्याप्ति दोष से युक्त कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये परिभाषा याद करनी है आपने। अलक्ष्य किसे कहते हैं? लक्ष्य के अलावा जो दूसरे पदार्थ हैं उनको क्या कहते हैं? अलक्ष्य। देखो
बुक में देखिए, यद्यपि सब गायों के सींग पाए जाते हैं, किंतु सींग गायों के अतिरिक्त अन्य पशुओं के भी तो पाए जाते हैं। आपने गाय का लक्षण बनाया, जिसके सींग हो वो गाय है, तो फिर भैंस भी गाय माननी पड़ेगी, भैंस को भी, क्योंकि सींग तो उसके भी होते हैं। हाथी के होते हैं कि नहीं होते हैं सींग? बताओ। नहीं होते। घोड़े के होते हैं? ठीक है, अब थोड़ा देखोगे तो ध्यान से देखोगे कि सींग हैं किसके किसके नहीं हैं। खरगोश के होते हैं क्या? शेर के होते हैं? हिरण के होते हैं? बारहसिंगा के? जिराफ के? जिराफ के मेरे ख्याल से दिखाई नहीं देते, थोड़े थोड़े से होते होंगे, छोटे छोटे से हैं। जिराफ के कान होते हैं बड़े बड़े से, सींग कहाँ होते हैं? भालू के? बंदर के? कितने कम पशुओं के पाए जा रहे हैं सींग। मुझे ऐसा लगता है सींग जो है ना, कुत्ते के होते हैं क्या? ये जितने शरीफ जानवर हैं ना बेचारे, जिनके पास कोई चीज़ नहीं है अपने आप को सेव करने के लिए, जैसे गाय, भैंस, इनके सींग हैं। घोड़े के हैं सींग? हिरण के हैं, है ना? गाय, भैंस, हिरण, इनके तो सींग पाए गए, लेकिन बाकी पशुओं के नहीं पाए गए। अब ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन को चेंज करके पूछूंगा। पशु का लक्षण सींग है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। पशु का लक्षण सींग कहना कौन से दोष से दूषित लक्षण है? बस अपने हाथ उठाएंगे जिसको आता है। आप भी उठा सकते हो बेटे हाथ, मुझे ये तो पता चले किसे आ रहा है किसे नहीं आ रहा आंसर। पशु का लक्षण सींग कहना कौन से दोष से दूषित है? अनामिका, आत्मिका, आपको नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा? पशु का लक्षण सींग कहना। मिताली, नहीं आ रहा आपको पशु का लक्षण सींग कहना? क्या? अरे हाँ बताओ, स्वस्ति बताएगी। चलो, पशु का लक्षण सींग कहना अति व्याप्ति है। आप सहमत है सब इससे? कौन सा दोष होना चाहिए? उसका रीज़न क्या है? आप ध्यान से सुनना। हाँ बताओ रीज़न। एक मिनट, रीज़न बताएगी देशना। अतिव्याप्ति तो है ही नहीं। अव्याप्ति तो वो होता है जो सभी लक्ष्य में ना पाया जाए, लक्ष्य के एक देश में पाया जाए। आप एप्पल वाला उससे याद करो ना, एप्पल में वो रेड कलर पूरा नहीं हुआ। बता ज्ञानम, खड़ा होकर जरा जोर से। वेरी गुड भाई, क्लैपिंग वाली बात है। अब आप ये सोचो, एक मिनट खड़ा रहे, इधर आ जा। ये भी आपकी तरह है, घर पे जाके नहीं पढ़ता है, ये भी किताब रख दी, अभी सुबह उठा के लाया। मैंने इससे पूछा कुछ रिवीजन किया, कह रहा नहीं मैं क्लास में ही समझ लिया था। अब आप लोग, इसलिए खड़ा कर रहा हूँ इसको, आपसे छोटा है मिताली। जब इसको समझ में आ सकता है तो हमें समझ में क्यों नहीं आ सकता? कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं। एप्पल वाला याद है? अच्छा देखो स्वस्ति, अब इसने बताया कि अतिव्याप्ति दोष से दूषित नहीं है। क्यों? अतिव्याप्ति तो तब होता जब पशुओं के अलावा इंसानों में या किसी और में भी वो लक्षण पाया जाता। जो लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी पाया जाए वो होता है अतिव्याप्ति। जब बेटा, वेरी गुड, मन खुश हो गया। और अव्याप्ति क्या होगा फिर? कि जिसका आप लक्षण बना रहे हो उस लक्ष्य में भी नहीं पाया जा रहा सब में। अब कोई बताएगा ऐसा उदाहरण जो अव्याप्ति दोष से दूषित हो? हैंड रेज करो, कौन बताएगा? बताओ बेटा कृष्टि, ध्यान से सुनना। अव्याप्ति दोष से दूषित।
देखो आपने स्टार्टिंग तो ठीक की लेकिन एंड गलत कर दिया। कौन बताएगा इसने क्या गड़बड़ की है? मासूम, ध्यान से सुनना, अभी खड़े रहो। उसने पहले पहले तो अव्याप्ति बताया कि पशुओं में पूरे में सींग नहीं पाए जाते, लेकिन बाद में गाय का बता के और भैंस का बता के हाँ, अतिव्याप्ति कर दिया तुमने। तुम थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, ठीक था। तानिया तुम बताओ, बैठ जाओ बेटा। अब इसको अच्छे से बताओ जो इसने स्टार्टिंग की थी। अव्याप्ति दोष का लक्षण उदाहरण बताओ ना कोई। जैसे आपने बताया था कि पशु का लक्षण सींग होता है, लेकिन हर पशु के सींग नहीं होते हैं, तो ये अव्याप्ति है। वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। देखो आप समझो, जिसका हम लक्षण बना रहे हैं वो सब में पाया जाना चाहिए, उन सब लक्ष्यों में। जैसे आपने पशु का लक्षण सींग कहा, तो पशु लक्ष्य है और सींग लक्षण है। तो लक्ष्य में तो रहे, पूरे लक्ष्य में रहे, लेकिन अलक्ष्य में ना रहे। तो सींग पशु के अलावा किसी और में पाए जाते हैं क्या? नहीं। तो अतिव्याप्ति तो नहीं होगा। लेकिन सभी पशुओं में होना चाहिए ना सींग। लेकिन क्या सभी पशुओं के सींग होते हैं? खरगोश के नहीं होते, कुत्ते के नहीं होते हैं, घोड़े के नहीं होते, बंदर के नहीं होते। तो जिसका हम लक्षण बना रहे हैं, तो फिर तो बंदर को आप पशु नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि हम तो पशु उसको कहेंगे जिसके सींग हो। तो गड़बड़ क्या हो गई कि अब ये अव्याप्ति दोष से दूषित हो गया। ठीक है, आरा स्वस्ति समझ में कुछ? मिताली, आत्मिका, बेटा तुम तो अच्छे बच्चे हो दोनों तीनों। आपको समझ में नहीं आ रहा? देशना, इसका मतलब आप क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ये तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझको, है ना? पहली टाइप है, थोड़ा सा पजल है। आपस में खेला करो ना, एक दूसरे से बना के एग्जाम्पल। ऐसा जैसे पहेलियाँ पूछते हैं कि अच्छा अब ये बता कि इसका लक्षण हमने ये बनाया, कौन सा दोष से दूषित है? अच्छा, इसका सही लक्षण बनाओ कोई, बताओ बेटा अक्षिता। लक्षण बताए लक्ष्य का, तो वो लक्ष्य में एक देश पाया जाए तो वो अव्याप्ति होता है। हाँ, और अगर वो लक्ष्य के बाहर यानी अलक्ष्य में भी पाया जाए तो अतिव्याप्ति हो गया। और लक्ष्य में पॉसिबल ही ना हो, जैसे आपने बनाया इंसानों का लक्षण सींग, ये कौन से दोष से दूषित होगा? असंभव। ठीक है, ये सबसे आसान है। क्यों? असंभव दोष सबसे आसान है। देखना, कुछ आजकल थोड़ा पीछे चल रही हो तुम, पीछे बैठ गए इसलिए। थोड़ा सा एक बार पढ़ लो, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना तो पढ़ लो एक बार इसको, चैप्टर को अच्छे से। तो देखो, अगर हम पशु का लक्षण सींग कहते हैं तो कौन सा दोष आएगा? अव्याप्ति। और गाय का लक्षण सींग कहते हैं तो? और इंसानों का लक्षण सींग कहते हैं तो एक सींग के द्वारा हमने तीनों दोष घटित करके दिखा दिए। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को कौन सा दोष कहते हैं? बोलो। असंभव। जो लक्ष्य में पॉसिबल ही नहीं है ऐसा लक्षण बनाओ, बताओ बेटा। गाय का लक्षण सींग होगा तो अतिव्याप्ति क्यों होगा? क्योंकि गाय के अलावा भैंस के भी पाए जा रहे हैं, लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी। आपने पहचान बनानी है गाय की, लेकिन जिस पहचान को आप बना रहे हो वो गाय के अलावा भैंसों में भी पाई गई सींग है ना, तो ये गड़बड़ हो गई ना, फिर अतिव्याप्ति हो गया। अब बताओ, जिसमें केवल ज्ञान हो, हम माने नहीं, व्याप्ति पूरे में व्याप्त है। जो पूरे में व्याप्त नहीं हो रहा, कम में है अव्याप्ति। अति, अधिक, जिसकी पहचान करनी है उसके अलावा दूसरों में भी पाया जा रहा है, तो अतिव्याप्ति। अति माने अधिक। मैंने आपको बताया था ना, एप्पल बनाया बच्चे ने, एप्पल को कलर किया, ठीक है। अब कलर करने में सेब में से बाहर निकल गए कलर, तो क्या हो गया?
अच्छा, अब एप्पल में कलर किए एक बच्चा क्या करता है, अंदर अंदर के किनारे छूट गए उसके, अव्याप्ति। एक बच्चा है भरना था सेब में, भर दिया संतरे में, रेड कलर, क्या हो गया, असंभव दोष। अब एक बच्चा ऐसा है जिसने एक्यूरेट भरा कि सेब में तो भरा लाल, उसके अलावा औरों में नहीं भरा, सेब के बाहर भी नहीं जा रहा और सेब का कोई भी अंश छूटा नहीं है, पूरी तरह सेब में वो कलर व्याप्त है। तो ये कौन से दोष से दूषित है, व्याप्ति दोष है। अरे वो दोष से दूषित है ही नहीं, वो निर्दोष लक्षण है। क्या हो गया, वो निर्दोष है। लक्षण कैसा होना चाहिए, निर्दोष। ऐसा लक्षण होना चाहिए जिसमें अतिव्याप्ति दोष ना आए, अव्याप्ति दोष ना आए, असंभव दोष ना आए। अभी तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि सफ़ेद कपड़े वाले बच्चे हैं, बच्चों का लक्षण क्या बताऊँ, कि जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हैं वो बच्चे हैं, ठीक है। कौन से दोष से दूषित होगा, अब आपको अपेक्षा बतानी पड़ेगी। हाँ, दोनों में हो सकता है। अव्याप्ति बताओ पहले, अव्याप्ति दोष कैसे आएगा बताओ। अव्याप्ति दोष ऐसे आएगा क्योंकि सारे बच्चों ने नहीं पहने। हाँ, सारे बच्चों ने वाइट नहीं पहने, कुछ ने पहने, पीछे बैठे हैं BNPS के 3 बच्चे, तो इन्होंने वाइट नहीं पहने, इसलिए अव्याप्ति दोष आ गया। बताओ क्रिस्टी, क्या बता रहे हो, कोई क्वेश्चन है। अभी अव्याप्ति का हो गया क्लियर। अब अतिव्याप्ति बताओ कि कैसे आ रहा है। आपने हाथ किस लिए उठाया था, तो अव्याप्ति तो बता दिया, सही है। बताओ बेटा। अतिव्याप्ति इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं भी पहने हूँ, वो भी पहने हो और भी पहने हो, तो इससे पहचान नहीं होगी कि वो बच्चे हैं, क्योंकि जैसे आप भी पहने तो आप भी छात्र हैं। वेरी गुड। अतिव्याप्ति के लिए मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या बनाया, बच्चों का लक्षण बताया कि जो सफ़ेद कपड़े पहने हैं वो बच्चे हैं, लेकिन एक बूढ़ा भी बैठा है सफ़ेद कपड़े पहन के, तो क्या हो गया, अतिव्याप्ति हो गया ना, कि बच्चों के अलावा जो बच्चे नहीं हैं उनमें भी पाया गया। बात समझ में आ गई। देखो बेटा, मेरी तरफ से तो हो चुका, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। अब आप लोग थोड़ा सा पढ़ोगे तो पक्का हो जाएगा। देखो, अगर हमने जीव का लक्षण केवल ज्ञान माना, इसमें बताओ पहले लक्ष्य क्या है। जीव का लक्षण केवल ज्ञान, इसमें लक्ष्य क्या है, पहले आपको ये छांटना आना चाहिए। लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है, क्योंकि जिसका लक्षण बनाया जा रहा है वो लक्ष्य कहलाता है, और उसकी पहचान का जो चिन्ह बनाया केवल ज्ञान, वो लक्षण है। अभी निर्दोष लक्षण है कि सदोष लक्षण है, क्यों, कौन सा दोष आ रहा है, क्योंकि सभी जीवों में केवल ज्ञान, जैसे हम और आप जीव हैं, हमें तो केवल ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी जीव है ना। अगर केवल ज्ञान को जीव का लक्षण मानोगे तो क्या आपत्ति आएगी, बताओ, ये प्रश्न आएगा। जितने भी संसारी जीव हैं उनको अजीव मानना पड़ेगा। लिख लो क्वेश्चन, केवल ज्ञान को जीव का लक्षण बनाने पर क्या आपत्ति आएगी। इस तरह के बड़े अच्छे प्रश्न बनेंगे इस चैप्टर में। जल्दी, फास्ट। केवल ज्ञान को जीव का लक्षण बनाने पर क्या दोष आएगा। अभी तो पेन खुल रहे हैं आपके, फटाफट जल्दी से करो, एकदम अलर्ट रहना चाहिए आपको। केवल ज्ञान को जीव का लक्षण बनाने पर क्या दोष आएगा। उत्तर मैं लिखाऊं, लिख लोगे अपने आप, कि सभी संसारी अजीब ठहरेंगे, क्योंकि जिनको केवल ज्ञान नहीं है सभी संसारी अजीब ठहरेंगे, क्योंकि केवल ज्ञान सभी जीवों में नहीं पाया जाता। कौन से दोष से दूषित है, अव्याप्ति दोष से दूषित है? केवल ज्ञान को जीव का लक्षण बनाने पर क्या दोष आएगा। जहाँ मैंने संसारी लिखा है ना, उसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि संसारी तो अनंत भगवान भी हैं, लेकिन वो तो केवल ज्ञान सहित है। तो इसमें लिखो मति श्रुत ज्ञान वाले, संसारी की जगह लिख लो मति श्रुत ज्ञान वाले अजीब ठहरेंगे। जिनके केवल ज्ञान नहीं है, जिनके अवधि ज्ञान है, उनके तो मति श्रुत ज्ञान है ही,
है ना। मति श्रुति ज्ञान, जिनको केवल ज्ञान नहीं है उन सबको मति श्रुति ज्ञान होता ही होता है, भले अवधि ज्ञान भी हो, साथ में मना पर्याय ज्ञान भी हो। लेकिन मज़ा आएगा अगर आप इतनी गहराई से सोचेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम गहराई से डीप से उसको समझें। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और जब मैंने मति श्रुति ज्ञान बोला ना, मेरे माइंड में भी क्लिक किया यही क्वेश्चन कि अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान वाले बोल दें कि अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान तो सबको नहीं होता, और जिनको अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान होता है उनको मति श्रुति ज्ञान तो होता ही होता है। तो इसलिए क्या लिखा, संसारी की जगह लिख लो मति श्रुति ज्ञान वाले जीव नहीं ठहरेंगे। तो फिर एक काम करें, मति श्रुति ज्ञान को जीव का लक्षण बनाएं तो क्या दिक्कत है? प्रश्न लिख लो अगला। हाँ, अगर मति श्रुति ज्ञान को हम जीव का लक्षण बना लें तो फिर जो केवल ज्ञान वाले हैं उनको तो मति श्रुति ज्ञान है नहीं, तो फिर उनको जीव नहीं माना जाएगा। कौन से दोष से दूषित हो जाएगा ये? अव्याप्ति। लिखो, प्रश्न लिखो, मति श्रुति ज्ञान को जीव का लक्षण बनाने पर क्या आपत्ति होगी, क्या दोष होगा? मति श्रुति ज्ञान को जीव का लक्षण बनाने पर क्या दोष आएगा? पहले तो ये बता देना कि अव्याप्ति दोष है, ये लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित है, और जीव को मति श्रुति ज्ञान लक्षण बनाने पर केवल ज्ञानी को अजीव मानना पड़ेगा, केवल ज्ञानी अजीव ठहरेंगे। स्वस्ति नोट नहीं कर रहे बेटा, भूल जाओगे फिर। केवल ज्ञानी अजीव ठहरेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन था। पहले हमने केवल ज्ञान को जीव का लक्षण पूछा था, अब हम पूछ रहे हैं मति श्रुति ज्ञान को जीव का लक्षण बनाए तो। अच्छा, अब तीसरा, चलो एक काम करते हैं, अमूर्तिक हो उसे जीव कहना। अगर अमूर्तिक पने को जीव का लक्षण बनाए तो कौन सा दोष आएगा मासूम? ठीक है, ऐसे जवाब मत दिया करो, अपने को धैर्य रखना ये भी एक बहुत बड़ा गुण होता है। ठीक है, समझ में है? एक प्रज्ञा परिचय होती है, 22 परिचयों में प्रज्ञा परिचय होती है। केवल मति श्रुति ज्ञान को जीव का लक्षण बनाने पर क्या दोष आएगा? अब तीसरा है, अमूर्तत्व को जीव का लक्षण बनाने पर क्या दोष आएगा, या जीव का लक्षण अमूर्तिक कहने पर। ठीक है, तो हम कह रहे थे एक प्रज्ञा परिचय होती है। क्या होती है प्रज्ञा परिचय? प्रज्ञा परिचय, प्रज्ञा मैंने होता है बुद्धि, ज्ञान, कि किसी मुनिराज में बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है। ठीक है, किसी ने प्रश्न पूछा, किसी विद्यार्थी को नहीं आता था, माने गुरुजी बैठे थे, शिष्य बैठे थे, कोई थर्ड पर्सन आया, उसने कोई प्रश्न पूछा। ठीक है, अब उस प्रश्न का जवाब गुरुजी ने कहा शिष्यों में से कि आप लोग दो। तो एक शिष्य जिसको आता था पूरा जवाब, गुरुजी ने उससे तो नहीं पूछा, किसी और से पूछा, तो उसको अंदर में दुख होगा ना कि मेरे को आता था, मेरे से पूछा ही नहीं। तो वो दुखी नहीं होते, उनमें बहुत बुद्धि है, बहुत विद्वान है मुनिराज, लेकिन उनका प्रवचन नहीं करवाया, तो वो दुखी नहीं होते। तो आप में जो ज्ञान है ना, उसको झेलने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। नहीं तो जीव क्या है कि थोड़ा सा ज्ञान होते ही ना उछलने लगता है हवा की में, तो नहीं, उछलना नहीं, उसको संभाल के रखना, धैर्य धारण करना। समझ में है? इसका नाम है प्रज्ञा परिचय। कि इतना ज्ञान होते हुए भी उसको उस प्रकार का सम्मान ना मिले, उसको रिकॉग्निशन ना मिले, हैं, उसको वो मौका ना दिया जाए, और वो धैर्य धारण करे, उसमें भी समता रखे, इसका नाम है प्रज्ञा परिचय। एक होता है अज्ञान परिचय, कि बहुत पढ़ाई करी, बहुत अभ्यास किया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, ज्ञान नहीं हो रहा, तो भी मुनिराज समता रखते हैं। ठीक है ना, खेद खिन्न नहीं होते। समझ में? मेरे को इतना काल हो गया, तब करते करते, स्वाध्याय करते करते, फिर भी मुझे ये चीज़ें अभी तक याद नहीं हुई, तो भी दुखी नहीं होते मुनिराज, है ना। लेकिन आप लोग स्वच्छंदता धारण मत करना इससे कि अब हम भी समता रखेंगे, याद नहीं हो रहा तो मत होने दो।
ठीक है। तीसरा, अगर अमूर्तिक लक्षण बनाए तो क्या दोष आएगा मासूम? अतिव्याप्ति। क्यों आएगा अतिव्याप्ति? आरजू, किताब में क्या ढूंढ रहे हो आप? घबरा गए आप तो। आत्मिका, हमने जीव का लक्षण अमूर्तिक बनाया, आप घबरा रहे हो। रिया, अच्छा पहले अब आप ऐसे छाटो, चलो इधर वाले बच्चों को तो आ गया, आप 9th के हो, अच्छा 10th के इधर बैठ गए, ये बात है, कोई बात नहीं, आप छोटे बच्चे हो। 9th वालों समझो जरा ध्यान से। हमने जीव का लक्षण अमूर्तिक कहा, पहले इसमें बताओ लक्षण क्या बनाया हमने? अमूर्तिक। पहले इतना तो छाट लो। अब ये अमूर्तिक लक्षण किसका बनाया? जीव का। तो जीव क्या कहलाएगा? लक्ष्य। अब आपको देखना है क्या ये लक्ष्य के एक देश में रहता है अमूर्तिकपना? क्या सभी जीव अमूर्तिक होते हैं कि नहीं? होते हैं भाई, जीव तो अरूपी ही है, सभी जीव अमूर्तिक होते हैं, बात ठीक है। तो अव्याप्ति दोष तो नहीं आएगा, लेकिन जीव के अलावा कोई और अरूपी होता है क्या? वो भी तो जीव हैं। हमें कह रहे जीव के अलावा और कोई द्रव्य है जो अरूपी हो? कौन कौन से? स्वस्ति, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल को छोड़ के बाकी तो सभी द्रव्य अरूपी हैं। तो अगर अरूपी पने को जीव का लक्षण बनाओगे तो क्या दोष आएगा? अतिव्याप्ति तो आएगा। माने क्या आपत्ति आएगी इसमें? आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ? अभी जिससे पूछ रहा हूँ, वो भी जीव मानने पड़ेंगे क्योंकि अरूपीपना तो उसमें भी पाया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, कोई चीज़ कम समझ में आती है थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगा लो। ठीक है, पहले 2 चैप्टर थोड़े से ऐसे ही थे, आसान आसान से थे। तीसरा चैप्टर थोड़ा सा देखो, हर एक विषय में ना अलग अलग प्रकार की बुद्धि लगती है। जैसे पहला चैप्टर था वो काव्य की मुख्यता से था, अलंकारों की मुख्यता से था, अध्यात्म की मुख्यता थी। ऐसे ही दूसरे में भी अध्यात्म की विशेषता थी। ये तीसरा अधिकार थोड़ा सा न्याय का है। ठीक है, इसमें लॉजिकल बुद्धि चाहिए। कैसी बुद्धि? लॉजिकल वाली। लॉजिक, रीजनिंग आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? इसमें ज्ञानम को बड़ा मज़ा आ रहा है इस चैप्टर में, क्योंकि इसका मतलब इसकी बुद्धि रीजनिंग में ज़्यादा चल रही है। किसी को अध्यात्म में ज़्यादा मज़ा आया दूसरे चैप्टर में, किसी को फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा मज़ा आया। तो बुद्धियों के भी कितने प्रकार की क्वालिटीज़ होती है ना? तो आप ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे। आगे देखिए, अगर आत्मा का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण माने तो असंभव दोष। क्यों? क्योंकि किसी भी आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जा सकता। अब ये पूछते हैं सबसे नीचे काम की बात। ये तो सारे लक्षण अलग अलग दोषों से दूषित थे, तो फिर जीव का निर्दोष लक्षण क्या बनाया जाए बताओ? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। उपयोग किसे कहते हैं? अब हमें छांटना है ये सही लक्षण है या नहीं। तो सही लक्षण किसे कहते हैं? कि जो लक्ष्य में तो रहे लेकिन अलक्ष्य में नहीं रहे। तो क्या ये उपयोग सभी जीवों में पाया जाता है? संसारी हो चाहे सिद्ध हो, सभी जीवों में पाया जाता है ना। लेकिन जीव के अलावा बाकी किसी में नहीं पाया जाता। पुद्गल में, धर्म अधर्म आकाश काल में ये कौन सा उपयोग नहीं पाया जाता। तो सभी जीवों में है और जीव के अलावा किसी भी अजीव में नहीं है। तो उपयोग जीव का सच्चा लक्षण है, क्योंकि ना तो इसमें अतिव्याप्ति दोष है, न अव्याप्ति दोष है और ना ही असंभव दोष है। तो इसलिए आपको किसी का भी लक्षण बनाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। तो अब इन्होंने 2 उदाहरणों से समझा दिए इस चैप्टर में। एक तो अंतरंग उदाहरण बता दिया आत्मा पर, और एक बाह्य उदाहरण गाय का, पशु का, सिंह का। ठीक है,
तो इस प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे आप सारे, और जो नहीं आए वो कल मेरे से पूछ लेंगे। कल हमारा चैप्टर प्रारंभ होगा पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं। ये बहुत आसान है, एक क्लास में कर देने लायक है। ठीक है, अच्छा काफ़ी बड़ा दिया है इसमें, तो आप एक काम करना, कल इस चैप्टर का पेज नंबर 24 तक पढ़ के आना, और जो इम्पोर्टेंट बातें आए वो अंडरलाइन करना पेंसिल से। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी